So please welcome Mr. Safdar Limkheda. Thank you, Ajay. Thank you for calling me. सफदर भाई, सबसे पहले आपको ये पूछना चाहूँगा आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है ताज स्टोरीज पे? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आप लोग ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, हर चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हो, वो चीज़ सबके लिए अच्छा है। और मैं बोलता हूँ आपको ये अप्रिसिएशन वाला आपका इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ओके सर। सबसे पहले सफदर भाई हम आपके बचपन के बारे में जानेंगे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बॉटअप कैसे कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? देखो, आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज ईद का दिन है और हमारे हिंदू भाइयों के लिए आज नया साल है, चेटी चंद का त्योहार है। तो मैं आपके सभी व्यूअर्स को शुभेच्छा देना चाहता हूँ। सबको मेरा ईद मुबारक और नए साल के सबको मुबारक। आने वाला साल हम सब के लिए काफ़ी अच्छा हो, सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो, इसी सभी को शुभेच्छा। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और सबको हेलो। सबसे पहले हम आपके बैकग्राउंड से शुरू करते हैं कि आपका बॉर्न और बॉटअप कहाँ से हुआ और कैसे हुआ? देखो, मेरा जो ब्रॉड एंड ब्रॉटअप है, जो एक संपन्न फैमिली में हुआ, समृद्धि थी, हर चीज़ वो था, हर प्रिंसिपल थे, जीने के लिए जो चाहिए था वो था। अच्छे संस्कार थे, अच्छी चीज़ें थी सीखने लायक, करेज था, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड था, अतिथि देवो भव जैसी भावना थी। फैमिली इंटेक्ट थी, हम सभी एक ही कुटुंब के सभी एक साथ में रहते थे, तो अच्छी भावना थी हमारे वहाँ। चैलेंजेस हम पहले से फेस करते आए थे। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। तो हर चीज़ मेरे को इनिशियली मेरे जो बचपन से ही मैंने ये सीखा है, जो भी मैंने आज सीखा है। सफदर भाई, आज आप एक सक्सेसफुल बिल्डर के नाम से जाने जाते हो दाहोद में। तो ये सब चीज़ की शुरुआत हुई कहाँ से? देखो, सक्सेस यानी आप क्या चाहते हो? आप सक्सेस यानी कुछ चीज़ पे पहुँच जाना, वो सक्सेस नहीं है मेरे लिए। मैंने जो अपने जीवन में जहाँ से शुरुआत की थी, आज उससे मैं कहीं थोड़ा आगे हूँ और मेरे साथ में जो-जो लोग जुड़े थे, वो भी कहीं न कहीं कुछ आगे है। तो मैं ये चाहता हूँ, मैंने जब मेरी शुरुआत की थी बचपन से, मैंने जब ये इंजीनियरिंग पास की 91 में, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो कंस्ट्रक्शन का ही था। तो मेरे जब मैंने काम शुरू किया यहाँ पे, तो मेरे फैमिली के सपोर्ट से मुझे काम मिलने लगे। पहले मैंने लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग किया, सुपरविज़न किया, फिर मटेरियल के साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट किए। और वहाँ मैंने एक ही बात मेरे मन में थी कि आज जो प्लेटफ़ॉर्म मुझे फैमिली के हिसाब से मिला है, उसको मैं अपने हिसाब से डेवलप करूँ, अपनी पहचान बनाऊँ। तो मैंने मेहनत की, जो भी मेरी सोच थी, जो भी मेरी समझ थी, जो भी मेरा नॉलेज था, वो मैंने अपनी फ़ील्ड में लगाया। और जिस दिन से मैंने ये काम शुरू किया, उस दिन से मेरा एक ही मकसद था कि आई वांट टू डू बेस्ट। किसी के लिए भी मैं जो भी करूँ, वो बेस्ट करूँ। मैं अपने पूरे एफ़र्ट करूँ, अपनी पूरी जितनी भी मेरी कैपेसिटी है, जितनी भी मेरी काबिलियत है, वो मैं पूरी उस पे लगाऊँ। तो उस हिसाब से मैंने ये डे बाय डे मेहनत करते हुए आज ये मुकाम पे पहुँचा हूँ। आपका जो पहला प्रोजेक्ट था, वो कौन-सा था? कुछ चैलेंजेस आई थी आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट में, तो आपने उसको कैसे टैकल किया था? जो प्रोजेक्ट मेरा पहला था, जो मैंने यहाँ पिटोल वाला फैमिली का जो हुसैनी मस्जिद के सामने घर बनाया था, जो बिल्डिंग बनाई थी G+3 की, वो मेरे फैमिली रिलेशन थे, मेरे फादर के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मेरे पे भरोसा किया था उस टाइम, क्योंकि हम लोग के पास कॉन्ट्रैक्टिंग का नॉलेज था। बिल्डिंग मेरे फादर पहले से कॉन्ट्रैक्टिंग में थे, आपके फादर कॉन्ट्रैक्टर थे? या मेरे फादर रेलवे में अच्छे ग्रेड के कॉन्ट्रैक्टर थे, तो बैकग्राउंड था हमारे पास। लेकिन हमको स्विच होना था गवर्नमेंट से प्राइवेट में। ओके। तो वो स्विच का ये एक मौका था। हमने तो डाइवर्सिफिकेशन जो हुआ था, वो वहीं से शुरू हुआ। वहाँ हमने पहले लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग किया, उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों के मकान भी बनाए, काफ़ी अच्छे। फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए। आपने जब आप आपका तकरीबन कुछ 35 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो आपने जब दाहोद का रियल एस्टेट मार्केट उस टाइम पे कैसा था, जब आपने शुरुआत किया था? मार्केट हमेशा स्टेबल रहता है, मार्केट कहीं चेंज ही नहीं होता। डिमांड और सप्लाई वहीं सब हर टाइम रहता है। जैसे आप एंशियंट ज्योग्राफी भी देखेंगे, तो वहाँ भी लोगों की ज़रूरियात थी, आज भी ज़रूरियात है, कल भी होगी। लेकिन एग्ज़ैक्टली। वो मार्केट के अंदर आप कैसे अपने आप को फिट करते हो, कैसे अपने आप को कुछ नया देके, कुछ अच्छा देके आप कैसे उस टाइम के मार्केट में फिट होते हो,
वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, अपनी खुद जैसे की। आपके लिए भी अभी स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है क्योंकि मार्केटिंग, एडवर्टाइज़मेंट, तो आप भी अपने लिए कुछ करोगे नया, तो वो चीज़ आपको एस्टेब्लिश करेगी। पोज़ीशनिंग की बात है या कि आप खुद को पोज़ीशन कैसे करते हो। हाँ, बस वो चीज़, हर एक चीज़ में आपको फिट होना है। तो वो चीज़ आपको होनी चाहिए कि भई कैसे मैं इस एनवायरनमेंट में, कैसे ये माहौल में, कैसे ये कॉम्पिटिशन में मैं फिट होऊँगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो सफदर भाई, आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसमें से कोई प्रोजेक्ट है जो आपके सबसे दिल के करीब हो, ऐसा कुछ? अच्छे मेरे प्रोजेक्ट तो वैसे सभी अच्छे थे। जैसे मैंने शुरुआत की थी अल जैनबी अपार्टमेंट बुरानी सोसाइटी में, मैंने पहला अपार्टमेंट वो बनाया था। काफ़ी अच्छा बनाया था, काफ़ी अच्छे, आज भी लोग वहाँ खुश हैं। फिर उसके बाद मैंने जहाँ यस मार्केट की शुरुआत की, यस मार्केट मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा चैलेंज, यानी उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, लीगल, इल्लीगल जितने भी, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत ही बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था और मेरे लिए चैलेंज था। कई लोगों ने तो मेरे को, जब मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो वहाँ 1,80,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन थी, लेकिन हमारे पास 1 स्क्वायर इंच भी पोज़ेशन नहीं था, सब लिटिगेशन में था। उस वहाँ से मैंने शुरुआत की, 94 से मैंने वो लिटिगेशन स्टार्ट किए और 98 तक हम लोग लिटिगेशन लड़े। और इस दरमियान मैंने इंजीनियरिंग के बाद एलएलबी की और प्रोजेक्ट के हिसाब से ही मैंने एलएलबी की। सही, तो बढ़िया। वहाँ केस लड़ते गया, मैं सीखते गया और मैंने एलएलबी की। तो वो प्रोजेक्ट मेरे लिए मेरे सबसे दिल से करीब है क्योंकि आज की तारीख में, आज की डेट में भी वहाँ जितने भी लोग हैं वो मेरे ही तरह ही सब सुखी है वहाँ। तो मैं यस मार्केट को पूरी क्रेडिट देना चाहता हूँ। मेरी मैंने जो यस मार्केट में जो मेहनत की है, जो भी मैंने काम किया है, जो भी मैंने परिश्रम किया है, वो आज वो मेरे सामने है। नहीं, और उसका लाइफ का जो मेरा आउटपुट है और इंशाल्लाह जो भी मेरा फ्यूचर भी रहेगा तो उसके ऊपर ही आज डिपेंड है। तो यस मार्केट एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि वहाँ जितने भी मेरे साथ में जो लोग जुड़े हैं, सबको कहीं न कहीं फ़ायदा ही हुआ। सबको कहीं न कहीं बेनिफिट ही है। आज भी जो भी लोग हैं यस मार्केट में जो अच्छी तरह से अपना काम करते हैं, वो सुखी है। यस, यस। वो तो हम देखते ही है दाऊद में। सफदर भाई, ये तो ठीक है, मगर आपका जो यश मार्केट है, वहाँ पे ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो क्यों? वो एक प्रॉब्लम। जब मैंने यस मार्केट की 98 में डिज़ाइन की थी, तब ऐसा माहौल नहीं था और इतना सक्सेस होगा, वो भी नहीं था। जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आगे पीछे के जो बाहर के रोड है, जो गवर्नमेंट के रोड है, वो अपने लिमिटेशन में है। लेकिन यस मार्केट के आप अंदर जाओगे तो आपको वाइड रोड और बहुत ही ज़्यादा रोड के अलग-अलग सेक्शन मिलेंगे जहाँ आप पूरी फैसिलिटी कर सकते हो। तो मैंने आपको उसको मैं आप एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि भाई आपका मुंह छोटा है, आपका जो फूड पाइप है बिल्कुल छोटी है, आप फूड जैसे लेते हो तो थोड़ा थोड़ा जाएगा, लेकिन पेट में अंदर बहुत बड़ी जगह है। तो यस मार्केट के अंदर बहुत बड़ी जगह है, तो ओके। सबके लिए वहाँ बहुत बड़ा स्पेस है बिजनेस करने के लिए। आप एक बार अंदर आ गए फिर आप सेफ है। हाँ, अंदर आने के लिए शायद तकलीफ है, लेकिन वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अपने रोड पे जितने इंक्रोचमेंट है वो दूर करें। यस। और लोगों को ये बताना चाहिए कि जहाँ के वहाँ के लोग हैं, जहाँ के वहाँ के जो व्यापारी है, उनको गवर्नमेंट को ये चीज सामने लानी चाहिए कि भाई जितने इंक्रोचमेंट है वो क्लियर करें। एग्ज़ैक्टली। यस मार्केट के अंदर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, आपको वाइड रोड और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कहीं से गाड़ी थ्रू आप निकलती है गाड़ी वहाँ। और आज इसी का फायदा है यस मार्केट में, गाड़ी लेके गए, आपका जितने भी एक अलग अलग व्यापारी, आप सबसे अपना अपना सामान लेके एक ही गाड़ी में भर के आप वापस निकल जाओ, आपको ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। और वहाँ व्यापारी के लिए भी वो फैसिलिटी है कि भाई आज मेरा ग्राहक है, वो सभी का ग्राहक है, हाँ, वो सभी का ग्राहक है, किसी को देखने जाने के लिए मैंने कल दुकान स्टार्ट कर दी तो कल से मेरा व्यापार शुरू, क्योंकि हाँ, मार्केट में लोग ही इतने आते हैं, जब लोग आएंगे तो ट्रैफिक तो होगा। एग्ज़ैक्टली। आपको दो चीजें हैं, आपको लोगों को बुलाना है तो आपको ट्रैफिक को भी मैनेज करना है। मैच और करना। कर रहे हैं, वहाँ मैनेजमेंट है, हमारे पास जो मैनेजमेंट है, हमने 2 स्टाफ रखे हैं, वो कर रहे हैं सब, गाड़ियों को भी कंट्रोल कर रहे हो अलहमदुल्ला। दूसरी जगह से हम लोग ने ज्यादा इस पर फोकस किया है कि हर चीज मैं खुद आज 20 साल से मैं उसके ऊपर ध्यान रखता हूँ। कोई भी चीज छोटी बड़ी समस्या हो तो मैं अपने आप को इन्वॉल्व करता हूँ वहाँ पे। तो ये मेरा बस मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा जो भी मेरा है, मेरे दिल के जो पास में, इसीलिए पास में है कि मैं उस दिल से जुड़ा हूँ उसके अंदर। तो सफदर भाई, आप जब कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हो या स्टार्ट करते हो, तो उसके क्या-क्या क्राइटेरिया रहता है? आपका अप्रोच कैसे रहता है वो प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए? प्रोजेक्ट के लिए आपको पहले तो
क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए। ज़मीन आपको टाइटल देखने हैं उसके। मेन जो चीज़ है प्रोजेक्ट के अंदर वो टाइटल है, ज़मीन का टाइटल। वो ब्रीफ उसको ब्रीफ कीजिए थोड़ा, मतलब टाइटल मतलब। टाइटल यानी ज़मीन का जो लीगैलिटी है। ज़मीन की लीगैलिटी आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको ज़मीन की पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है कि ज़मीन है कौन, क्या चीज़ है, कहाँ से आई, कौन किसने इसको बनाया, कैसे ये ज़मीन है, किसके पास थी, किसने ली, कहाँ से आई, यानी वो जो उसकी जो प्रोसीजर है। क्योंकि 50 साल का हिस्ट्री देखी जाती है ज़मीन के अंदर। और यहाँ जो ज़मीन के जो जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर लोगों के समझ में नहीं आते। जो करते हो वो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन पहले तो आप कहीं पे भी जाओ, पहले ज़मीन का टाइटल क्लियर करो। आपको एनओसी लेनी है, आपके जो लीगल एडवाइज़र है उसको आपको टाइटल डीड यानी टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है, आपको लीगली चेक करना है गवर्नमेंट ऑफिस में, उसको आप सर्टिफ़ाई या कन्फर्मेशन लेना है। आपको भई ज़मीन लेनी है, आप कलेक्टर को लिखो कि ये मैं ज़मीन लेना चाहता हूँ, इसका लीगैलिटी क्या है और ये लीगल है कि नहीं? आप एक लेटर लिख के पूछ सकते हो। आप कहीं पे भी किसी की एक प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आप उस वहाँ गवर्नमेंट को पूछ सकते हो कि भाई ये मैं ले रहा हूँ तो ये बराबर है कि नहीं, इसकी क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी है। तो पहले तो आप जमीन देखो ओके। और जमीन के साथ में आप उसका लोकेशन देखेंगे कि भाई ये जमीन का अप्रोच रोड कैसा है, ये जमीन कहाँ से कहाँ है, कौन सा माप है, जो भी डायमेंशन है हो, क्या बनाना चाहते हो। तो अप्रोच रोड हो गया, अच्छा अप्रोच रोड होना चाहिए उसके सामने कि आराम से लोग जा सके, ट्रैफिक न हो। आप अपने जो हॉस्पिटैलिटी, आप जो फ्लैट के बिल्डिंग के जो दुकान ले रहे हो उसको आप कंफर्टेबल एंजॉय कर सकोगे। तो उस चीज़ आपको देखनी है। तीसरी चीज़ आपको ये देखना है कि भाई मैं इस ज़मीन के अंदर कितने मकान बनाऊँगा, कितने मैक्सिमम मैं बना सकता हूँ। क्योंकि जितने आप जैसे एक साल में आप 8 ही जने बेच सकते हैं। तो एक ज़मीन का भी प्रोपोर्शन रहता है कि भाई मैं इतने ही फ्लैट बना सकता हूँ, इतनी दुकान बना सकता हूँ, उससे ज़्यादा बनाऊँगा तो प्रॉब्लम होगी। तो हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कि भाई अपने यहाँ छोटे-छोटे यूनिट रहते हैं कि भाई हमारे एक जैसे अब दोस्तों का सर्कल रहता है कि भाई 12-15 लोगों का, तो उतना आराम से मेंटेन कर सकते हो। तो आप बिल्डिंग में भी फ्लैट कहीं पे भी जाओ तो आपका यूनिट 12 से 15 फ्लैट का ही होना चाहिए जो आप इजीली मेंटेन कर सके हो। और भले आप ग्रुप हो उसके अंदर, लेकिन एक बिल्डिंग में सपोज आप 40-50 फ्लैट डालोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगा, मेंटेनेंस प्रॉब्लम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इंटरनल फैसिलिटी होगी वो कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और इतने सारे लोगों का लाइजनिंग करना बहुत मुश्किल है। तो जमीन के अंदर प्लानिंग करने से हिसाब पहले आप ये देखो कि भाई जो मिनिमम या जो मैं जितने अकोमोडेट कर सकता हूँ उतने ही फ्लैट होने चाहिए, इतने ही शॉप होनी चाहिए। तो जैसे वो आगे जाके वो जिस हिसाब से आपने फ्लैट लिया है कि आप जिस हिसाब से लिया तो आपको उस हिसाब से वो काम लगे। फिर आप प्रॉब्लम आओ, समस्या हो, आप एक दूसरे के साथ में घर्षण हो और बिल्डिंग में रह नहीं सको, फिर आप दूसरा देखो। तो ये समस्या का अंत नहीं है। समस्या क्रिएट ही ना हो ऐसा आपको देखना है। प्लानिंग अपना अच्छा होना चाहिए। प्लानिंग आपको मैं जब प्लानिंग करने बैठता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं जो कर रहा हूँ आज कल मैं उस घर में रह पाऊंगा। अगर मैं रह सकता हूँ तो मैं किसी को दूँ। तो मैं वो कंफर्ट देखता हूँ, प्लानिंग करता हूँ तो मैं हर चीज को देखता हूँ कि भाई ये मेरे लिए सही है तो मैं लोगों को दूँ। और मेरे लिए सही होगा तो डेफिनेटली वो सक्सेस वो जो भी हो लोगों के लिए अच्छा ही लगेगा, लोगों को भी अच्छा ही लगेगा। तो उस कंसेप्ट से मैं डिजाइन करता हूँ। और जो चीज़ कि भाई मिनिमम मेंटेनेंस हो, क्योंकि अपने यहाँ मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस नहीं होती। तो इसीलिए ओके। आपके प्रोजेक्ट के अंदर मिनिमम मेंटेनेंस आए, वो भी आपको ध्यान रखना है। और जो मिनिमम जो फैसिलिटी है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप एफर्ट कर भी नहीं सकते और होगा भी नहीं, क्योंकि वो मेंटेन नहीं होगा। आप ये बोलोगे मैं स्विमिंग पूल बना दूं, मैं जिम बना दूं, ये कहने की बात है। बनने के हाथी बांध दो भाई, लेकिन उसको चारा देना पड़ेगा और वो चारा नहीं दोगे वो हाथी भी सड़ जाएगा। तो करना है वही है जो आप फिजिकली कर सकते हो, आपकी जो लाइफस्टाइल है। एग्जैक्टली। आज मैं बोलता हूँ मेरी लाइफस्टाइल नहीं है मैं फार्म हाउस पे जाकर रहो, अरे भाई मेरी लाइफस्टाइल ही नहीं, मैं फार्म हाउस लेके करूंगा क्या? तो लोगों को ये चीज खाली गुमराह करने के लिए, जो बड़ी बड़ी बातें हैं गुमराह करने की, फिजिकली जो है रहने वाले जितने भी फ्लैट में रहने वाले हो वो साधारण लोग हैं, अच्छे जिनको पास पैसा है वो तो कुछ भी करेगा। करेक्ट। लेकिन हम लोग मैं जो डिजाइन करता हूँ उसके जो मेरे पास जो साधारण लोग हैं जिसको अच्छा मकान चाहिए मैं उसके लिए डिजाइन करता हूँ। मैं पैसे वाले के लिए डिजाइन ही नहीं करता हूँ।
एग्ज़ैक्टली। मैं जो नीचे है उसको उठाना चाहता हूँ कि आप मेरे हिसाब से आ जाओ। तो मैं पैसे वाले के बीच में काम ही नहीं करता, मैं ज़रूरियात के लोगों के अंदर ही काम करता हूँ। नहीं मतलब आपके हिसाब से एक बिल्डर को ध्यान रखना चाहिए कि भाई उसका मेंटेनेंस ईज़ी रहे। ऐसा नहीं कि भाई बिल्डर का बिल्डिंग बनाना ईज़ी हो। बिल्डिंग बनाना ईज़ी है, लेकिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो तो आप ऐसी बिल्डिंग बनाओ कि आपको मेंटेन नहीं करना पड़े, यस। जो मिनिमम हो, में अफोर्डेबल हो, मेंटेनेंस हो, मेंटेनेंस बिना तो कोई चीज़ होती नहीं, हाँ, वो तो है। लेकिन अफोर्डेबल हो। आप अफोर्ड कर सकते हो कि भई इतने पैसे मेंटेनेंस 400, 500, 1000, 2000 महीने का आ गया, ठीक है चलो। लेकिन ज़्यादा शौक रखने से सबको नहीं पूरा होता और सबके पास वो लाइफ ही नहीं है, वो स्टाइल ही नहीं है कि मैं हाँ, सब जाके रोज़ मैं जिम जाऊँगा, कि रोज़ मैं स्विमिंग पूल जाऊँगा, ऐसी बात ही नहीं है। ये तो जो फिज़िकल है, जो वाइबल है, जो प्रैक्टिकल है, आपको उस हिसाब से बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है। सफदर भाई, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? यानी जब आप इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो उसका रिस्क रिस्क मैनेजमेंट आप क्या ध्यान रखते हो? देखो, आपको जब अपॉर्च्युनिटी दिखेगी तो रिस्क तो होगा और जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी। लेकिन आपको पास सेंस है, आप समझदार हो, आपके पास समझ सकते हो कि भाई मैं कितना ज़्यादा कितना रिस्क ले सकता हूँ, इतना कंफर्ट ज़ोन में मैं रिस्क लेता हूँ। काउंटिंग होती है आपकी, आपके पास वो कॉन्फिडेंस होता है, आपके पास सराउंडिंग होता है कि भाई मैं ये चीज़ किस हिसाब से डाइल्यूट कर सकता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट करना से आसान नहीं है, प्रोजेक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन इतना ही आसान है जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो। आपके पास ये चीज़ है, आप आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि भाई ये मेरा, क्योंकि पैसा आपके विज़न पे है, आपकी सोच का है, आपकी समझ के है। आप किस प्रोडक्ट आपके पर लोगों का कॉन्फिडेंस एक बार हो गया कि भाई ये इंसान आपको प्रोडक्ट देगा वो सही देगा, तो फिर रिस्क नहीं आता। हाँ, भरोसा नहीं टूटना चाहिए लोगों का, कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस टूट गया तो फिर आप पूरे रिस्क में हो। तो रिस्क इतना मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता। हाँ, है होता है रिस्क तो प्रोजेक्ट में होता ही है। लेकिन वो चीज़ हम पहले से उसकी पूरी तैयारी करके, उसकी पूरी समझ से, उसका लीगल स्टेटस उसका सब देख के फिर प्रोजेक्ट करते हैं कि भई हाँ, अभी ठीक है। मैं अगर डिलीवर करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वहाँ रिस्क नहीं होता। सफदर भाई, यंग बिल्डर्स के लिए 3 रूल्स जो उन्हें उनके ये बिल्डर जर्नी में सक्सेसफुल बना सकें, बेसिक रूल्स। आप सक्सेस को क्या मानते हो? सक्सेस क्या है? सक्सेस इज़ अ प्रोसेस, प्रोसेस है। आप ओवरनाइट सक्सेस नहीं होते। प्रोजेक्ट कहीं पे भी आप एक प्रोजेक्ट ले लो। जैसे मैंने वो बात बहुत पहले सुना था कि भाई सोले में कमानी और साल में गंवानी। प्रोजेक्ट में भी ऐसा होता है भाई। आपका एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी निकल ही जाओगे। तो हर चीज़ में चेंज होता है। तो आपको हर चीज़ में हर टाइम जितने भी टाइम प्रोजेक्ट आप डिज़ाइन करते हो तो आपको ये प्रिकॉशन लेना पड़ता है। और जो भी वहाँ का रिस्क फैक्टर है वो आपको काउंट करना है, ओवर कमिटमेंट नहीं होना चाहिए। ओवर कमिटमेंट जहाँ है या ओवर एम्बिशियस नहीं होनी चाहिए। ओके। अपनी लिमिटेशन को पहले आदमी अपनी लिमिटेशन को समझना चाहिए कि भाई मेरी क्या लिमिटेशन है। मैं खाली दिखावा ना करूँ और ये एक दूसरे को देख के कुछ नहीं बनता। सबका अपना अपना है, सबके अपनी अपनी कैफियत। हाँ, आप ग्रेजुअली आप डे बाय डे मेहनत करोगे, आप जरूर आगे बढ़ोगे, लेकिन ओवरनाइट आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। कोई भी चीज़ में सोचो, समझो और फिर इम्प्लीमेंट करो। और नहीं समझ पड़ती है तो आप जिसने अच्छा किया है उससे समझ लो, हाँ, उसको पूछो। कहीं उसमें अपन छोटे नहीं हो जाते, लेकिन कई छोटी गलती अपनी कई बड़ी मिस्टेक कई बड़ी चीज़ों का रोक सकती है। तो सोचना, समझना और आइडिया लेना कोई बुरी बात नहीं। करो, सबके लिए अच्छा है। भाई प्रोजेक्ट कहीं मकान की दुकान की डिमांड कम नहीं होगी, लेकिन सप्लाई और डिमांड दोनों का रेशियो समझना चाहिए। लोगों की ज़रूरियात को भी समझना चाहिए, किसको ज़रूरत है, कौन से एरिया में ज़रूरत है। कहीं पे भी आप बना नहीं सकते, कुछ भी बना नहीं सकते और नहीं बनाना चाहिए। कहीं पे भी और कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। समझ के बनाओ, जहाँ अच्छा है वहाँ बनाओ। सफदर भाई, ट्रस्ट बिल्ड करना आपने इतने सालों में कैसे मेंटेन किया?
ट्रस्ट यानी क्या? कमिटमेंट। एक भरोसा एक। हाँ, यानी क्या? भरोसा कैसे आता है? आपका कमिटमेंट है ना। आप कमिटमेंट में फेल हो गए, आपका ट्रस्ट खत्म हो गया। अच्छा, जो आप कमिट करते हो वो आपको वो वो आपको चीज़ करके देनी पड़ेगी। आपको आपने 1 रुपये का कमिटमेंट किया है, तो आपको 1.25 रुपया देना है। अच्छा। तो ही भरोसा ज्यादा बढ़ेगा। आपने जो बोला है उससे ज्यादा दो, कम मत करो। हाँ, कई सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, तो आप अपने हिसाब से फेयर रहो कि भाई ये थोड़ा प्रॉब्लम था, मैं आप कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है, मैं इतना नहीं दे सकूंगा या मैं ये दे सकूंगा। तो ऑनेस्ट आप रहना है। ऑनेस्ट ही रहना है। आपको अपने फील्ड में, अपने जो भी काम है, आपका जो भी है उसमें आप ऑनेस्ट हो, कमिटेड हो, तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत नहीं, अपने आप पे हो जाएगा। सफदर भाई, आपने अपनी इतनी 35 साल की जर्नी में कभी भी फेलियर या कोई ऐसा बड़ा लॉस फेस किया है, और उसको आपने कैसे टैकल किया फिर? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं मेरी जात को कहीं पे भी फेल जैसा महसूस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सक्सेस में कि भाई कोई प्रोजेक्ट में 80% सेल हुआ या 80% डिमांड आई, या ऐसा हो सकता है, लेकिन 100% फेल है या उसमें लॉस है, वैसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि वही है ना, प्रिकॉशन, मैं प्रिकॉशन लेके काम करता हूँ, और मैं एट ए टाइम एक ही प्रोजेक्ट करता हूँ। मैं प्रोजेक्ट में अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसमें पहले कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ, और जो समय पे पूरा हो गया उसके अंदर आपको वो लॉस का फैक्टर नहीं आएगा। क्योंकि जैसे प्रोजेक्ट समय से ऊपर होता है, तो उसमें ओवरहेड जो जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो लगते हैं, और फिर आदमी उसमें लॉस में और फिर प्रॉब्लम में आते हैं। तो प्रोजेक्ट जो भी आप करो, विद इन लिमिट करो, टाइम लिमिट में फ्रेम करो, और इतना ही करो जो आप कर सकते हो। सफदर भाई, आप बिजनेस के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी एक्टिव है, तो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई आपकी? पॉलिटिक्स भी अगेन वो मेरे ब्लड में है, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स अपने दादा से सीखा है। मेरे दादा हम लिमखेड़ा में 15 साल सरपंच थे। मेरे फादर 7 साल सरपंच रहे, क्या बात और वो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। मैंने बीजेपी ज्वाइन की, हमारा बीच में ये थोड़ा फर्क है, लेकिन पॉलिटिक्स में मेरे फादर से, मेरे दादा से सीखी, है? यानी मेरे इनबिल्ट है। हेरिडिटरी में है। हाँ, वो इनबिल्ट है। तो आपका जो ये पॉलिटिक्स का जर्नी था, तो मतलब क्या सोचने आपके लिए, आप तो बिल्डर हो, कंस्ट्रक्शन बेस लाइन में हो, तो अचानक ये टर्न कहाँ से आया? मतलब आपने क्या सोच के ये, मतलब आपका मोटिव क्या था पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का? पॉलिटिक्स में मोटिव नहीं होता। आप जैसे इन्वॉल्व होते हो किस चीज़ के, पब्लिकली आप किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हो। अच्छा। जैसे मैंने कॉलेज में था, तो कॉलेज में मैंने एक लीडरशिप का मेरा वो, आप बोलोगे तो लीडरशिप एक मेरा पैशन था, या मेरा एक हुनर था, जो मैंने वहाँ इतने वहाँ भी मेरे कॉलेज में भी मैं वहाँ प्रेसिडेंट रहा हूँ। फिर यहाँ आके भी मैंने पब्लिकली काम किया है लोगों का, जो भी मेरा जो 2002 में बना, जो भी हादसा हुआ, तो उसमें मैंने जो लोगों के लिए जो मेरे मेरे तरफ से मैंने जो कोशिश की थी, वो चीज़ मेरे को इंस्पायर करती है कि मेरे को कुछ करना चाहिए। इतने संबंध थे, इतने लोगों के साथ में पॉलिटिकली, या जो बड़े बड़े लोग थे, जितने ऑफिसर्स थे, उनके अपने पर्सनल संबंध थे, वो सब चीज़ आपको इंस्पायर करती है। ये ऐसा नहीं होता, आप जब पब्लिक में लोगों के अंदर लोगों के काम के लिए इन्वॉल्व होते हो, तो आपको अंदर से फीलिंग आती है कि मेरे को कुछ करना चाहिए। और पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है कि आपको जो आप अपने लिए नहीं चाहते, दूसरों को लिए चाहते हो, तो पॉलिटिक्स आपको करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, आपके बिजनेस में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ना बिजनेस में पॉलिटिक्स है, ना पॉलिटिक्स में बिजनेस होना चाहिए। दोनों सेपरेट लाइन है, और आपको दोनों को सेपरेट ही रखना है। रेल की दो पटरी है, अच्छा। तो दोनों अलग को अलग। पैरेलल चलानी है, इसको मिक्स नहीं करना है। ओके, ओके। तो सर, आप इतना बड़ा बिजनेस करते हो, तो उसके साथ आप, मैंने सुना है कि पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हो, तो ये आप मैनेज कैसे करते हो, पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों? उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। जब आपको आपके मन में कुछ करने के लिए, लोगों के लिए अच्छा करने के लिए थोड़ा भी इंटरेस्ट हो, थोड़ा भी आपके अंदर ऐसी भावना आती है, तो आप अपने आप ही कर लोगे। हाँ, आपको एफर्ट करना है, मेहनत करनी है, आपको परिश्रम करना है, ये सब करना है। उसके अलावा भी आपका ये शौक बन जाता है कि मेरे लोगों के लिए अच्छा करना मेरा शौक है, मेरी हॉबी है, तो आप आराम से कर सकते हो। नहीं, वैसे मेरा पर्सनल मेरा मानना ऐसा है कि अगर बिजनेसमैन पॉलिटिक्स में आता है,
तो वो एक बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बिजनेसमैन सब सिस्टम से चलाता है, तो वो अगर पॉलिटिक्स में आएगा तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा, पब्लिक को ज़्यादा अच्छा सर्व कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या कहना है उसके बारे में? पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को आना ही चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए। मैंने आपको बोला कि बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग है। आपके बिजनेस के एंगल से पॉलिटिक्स मत देखो और पॉलिटिक्स के एंगल से बिजनेस मत देखो, दोनों को अलग रखो। हाँ, अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि अपनी अच्छी सोच कहीं पे भी आप किसी को भी फायदा कर सकती है, देश के लिए भी नई दिशा बना सकते हैं, स्टेट के लिए, अपने गांव के लिए कुछ भी कर सकते हो। नई सोच अच्छे लोगों में ही सोच आती है। तो जो आज डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं किसी अच्छे लोग ने सोचा ही होगा, यस, तो ये यस। डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट के लिए अच्छे लोगों को आना चाहिए आगे। सफदर भाई, दाहोद के डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या विजन है? दाहोद का डेवलपमेंट ऐसा है कि दाहोद में एक लिमिटेशन है, सोर्सेस लिमिटेड है, सराउंडिंग में बहुत सारी कंपल्सन है, सेफ्टी सिक्योरिटी और दूसरे जो रिजर्व, गवर्नमेंट के जो रिजर्व लैंड रिजर्व कोड है, उसके लिए दाहोद में पोटेंशियल बहुत कम है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट में दाहोद में जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट दिया था, उसमें बहुत सारे काम हुए हैं दाहोद में। इसीलिए आज दाहोद में आप बदलाव भी देख सकते हो, दाहोद में नया भी देख सकते हो। जैसे छाप तालाब बना तो वो बहुत अच्छी बात है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना, आदिवासी म्यूजियम बना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनी है दाहोद में। तो ये सरकार ने दाहोद के लिए स्पेशल इनिशिएटिव लिया है, और आज हमारे सांसद श्री वो कोशिश भी कर रहे हैं कि दाहोद में एयरपोर्ट भी बने। तो हाँ। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, छोटे गांव के लिए। दाहोद में जैसे दाहोद में एयरपोर्ट बन जाए, कहीं ना कहीं आप और हम दाहोद से कहीं फ्लाई करें, वो दिन भी बहुत जल्दी आए दाहोद के लिए। बढ़िया। सफदर भाई, मैंने सुना है कि आपने ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज विजिट किए हैं, ट्रैवल किया है, तो आपका वो जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? ट्रैवलिंग मेरा शौक है, मेरा पैशन है। और ट्रैवलिंग जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरत करो, आप दुनिया में हिजरत करो। हिजरत करने का मतलब है कि आप दुनिया में क्या हो रहा है वो देखो, समझो। तो मैंने जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस किया है, तो वही है कि वहाँ हर चीज़ में जहाँ भी मैं जाता हूँ, वहाँ जो लोकल लोग करते हैं वही मैं करता हूँ। मैं कोई कोई स्पेशल कैटेगरी में नहीं जाता या कोई लग्जरी में नहीं एंजॉय करता हूँ। मैं वहाँ के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहाँ के जो लोग जैसे रहते हैं वो सीखने की कोशिश करता हूँ। वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ कैसा फूड है, क्या करते हैं पब्लिकली, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी है, कैसे यूज़ करते हैं, वही चीज़ करते हैं। यानी वो मैं अपने हिसाब से ये समझो कि मैं दुनिया का जो कल्चर है वो ढूंढने जाता हूँ कि हर जगह कौन से कहाँ पे कैसे कल्चर है, किस तरह से काम करते हैं। जाने का मतलब है शौक है, देखना है, बस वही है कि मैं बिल्डिंगें नहीं देखता, कल्चर देखता हूँ। और वहाँ जो कुदरत ने क्या दिया है, ओके। कुदरत ने क्या है, कुदरत की खूबसूरती क्या है वहाँ, वो चीज़ देखता हूँ। और ट्रैवलिंग में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपको अपनी फैमिली के साथ में साल में 1-2 बार ट्रैवलिंग करना चाहिए। कहीं पे भी अपनी लिमिटेशन में, जहाँ भी छोटी जगह जहाँ भी आप जा सकते हो, फैमिली के साथ में जाओ। उससे आपका बॉन्डिंग बनेगा। यस। आपका फैमिली में जो भी आपका बच्चे होंगे उसको एक एक्सपोजर मिलेगा, एक अंडरस्टैंडिंग आएगी आपके और इसके बीच में। जो आप ट्रैवलिंग में क्या आपको साथ में ही रहना है, हाँ, हाँ। तो वो चीज़ आपको एक दूसरे के साथ करीब लाएगी। और हर एक फैमिली अपने हिसाब से ट्रैवलिंग करना चाहिए। सफदर भाई, इंटरनेशनल सिटीज़ कंट्रीज़ वगैरह देख के आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? देखो, बदलाव किसी को देख के नहीं हो सकता। उनका अपना एक संस्कृति है, उनका अपना एक कल्चर है। कल्चर है, वो अपने हिसाब से है। और उनके पास जो भी है वो अपने हिसाब से, अपने पास जो है अपने हिसाब से। अपने यहाँ डाइवर्सिफिकेशन है, यस। इतने सारे लोग, इतना सारा कल्चर, इतने सारे, तो अपने यहाँ जो है अपने हिसाब से है, और वो जो है वो बराबर है। उसमें ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते आप। मेरी लाइफ आप नहीं जी सकते, हाँ, हाँ। और आपकी लाइफ मैं नहीं जी सकता। तो सबको अपने अपना जीना है, और किसी को देख के नहीं बदलना है, हमारी ज़रूरियात के हिसाब से बदलना चाहिए। और वो बदल रहा है, जैसे जैसे अपनी ज़रूरत बदल रही है वैसे वैसे अपना देश बदल रहा है। सफदर भाई, कोई ऐसी फॉरेन सिटी जो आपने विजिट की हो, जिससे आप इंस्पायर हुए हो, या ऐसा कुछ कि वहाँ से आप लेके आए ना, यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट किया, ऐसा कुछ सीख के आए या देख के आए,
जो आपने अपने काम में या पर्सनल लाइफ में या कहीं पॉलिटिक्स पे वेलफेयर के लिए कुछ अप्लाई किया हो, ऐसा कुछ? जनरली मैं आपको बोलूँ ना कि हर चीज़ वहाँ के हिसाब से वो बराबर है, और वो चीज़ यहाँ नहीं हो सकती। ठीक है, आप उसका थोड़ा बहुत पार्ट लाके या थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन हर चीज़ यहाँ का अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा, आपको या ये बोल सकते हैं अपन कि ह्यूमन जो रिसोर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, वो यहाँ अलग है, वहाँ अलग है, वहाँ की लाइफस्टाइल अलग है, अपनी लाइफस्टाइल अलग है। तो हर चीज़ में वो कंपैरिजन नहीं होता है। अच्छा, आपको उसको डिफरेंट ही रखना है, आपको डिफरेंट रखना है। मतलब अपने पास जो रिसोर्सेज है अपन वो सोचा कि उसमें से अपन बेस्ट कैसे कर सकते हैं। हाँ, बस अपनी लाइफ में कैसे बदलाव ला सकते हो, जैसे साफ-सफाई का मुद्दा है। कि दुनिया में साफ-सफाई बहुत ज़्यादा है, तो अपने यहाँ भी ये साफ-सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। अभी जैसे गवर्नमेंट ने इतनी इनिशिएटिव लिया है, तो वो चीज़ हो रही है। पहले जो साफ-सफाई और स्वच्छता होगी, अच्छा होगा, तो अपने आप ही चेंज बदलती जाएगी। सफदर भाई, जैसा कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, तो आप दोस्तों के बारे में क्या सोचते हो? आपके लिए एक बेस्ट या सबसे अच्छा दोस्त क्या होता है? देखो, दोस्त होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। आप भी अच्छे हो, तो आपके दोस्त भी अच्छे ही रहेंगे। और वो दुनिया में जो दोस्त है अपने, वो आपको सिचुएशंस, कंडीशन और ज़रूरियत के हिसाब से इधर-उधर होंगे। आपको जो आज इस आपसे काम है, तो मैं आपके लिए दोस्ती है। आप मेरे साथ संबंध है, लेकिन वो संबंध वहाँ तक है जहाँ तक मेरा और आपका रिलेशन कुछ चीज़ में इन्वॉल्व होता है। दोस्त भी है, दोस्त सभी अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत अलग-अलग होती है और अलग-अलग उसका फ्रीक्वेंसी होती है दोस्ती की। तो वो चेंज है। लेकिन सबसे अहम दोस्त आपका लाइफ पार्टनर है, जिससे आप पूरी ज़िंदगी रहना है, वो आपके साथ में रहना है, आपकी समझ से रहना है, उसकी समझ से रहना है, अंडरस्टैंडिंग से, आपका प्रॉब्लम उनका है, उनका प्रॉब्लम आपका है, तो वो एक अच्छी दोस्ती है। और सबसे ज़रूरी दोस्ती मेरे हिसाब से आप अपने बेटे से करो। अगर आपका बेटा आपके कंधों पे आ गया है, तो फिर वो आपका बेटा नहीं रहा, आपका दोस्त बन जाता है। तो आप इसको दोस्त बना लो, क्योंकि फ्यूचर में आपको जिसके साथ में रहना है, उससे अगर दोस्ती होगी, तो आप आराम से रह सकोगे। जो जनरेशन गैप है, वो नहीं होगा। और जो सास है, उसको आपसे अपनी बहू से दोस्ती करनी है। ये चीज़ हर फैमिली में होनी चाहिए। तो ये दोस्ती का जो पैमाना है, वो सही ढंग से 3 लेयर में है। एक अपने दोस्त, अपनी लाइफ पार्टनर और अपना बच्चे। तीनों से दोस्ती होनी चाहिए और अलग-अलग पैमाने से। सफदर भाई, जैसा कि आपने बोला कि बेटे को अपना दोस्त बना लो, तो सर बेटी? देखो, बेटी हमेशा आपके लिए प्रिंसेस रहती है, आपकी परी है। और परी को आप सब अच्छा-अच्छा दे सकते हो। उसको आपका दुःख नहीं देना है और ना दे, क्योंकि वो तो जैसे आपने उसका जहाँ पे भी उसको अगर समझो एक बार कन्यादान किया है, तो वो दूसरों की अमानत हो जाती है। हमारा ध्यान यही है कि बेटी हमारी अच्छी रहे, सुखी रहे, और हम अच्छे हैं, तो बेटी सुखी रहेगी दूसरे घर में। अगर हम अपना दुःख दर्द उनको बताएँगे, तो दुखी होगी वहाँ। क्योंकि उसके अंदर लागनी बहुत रहती है भाई, बच्चियों के अंदर लागनी बहुत ज़्यादा रहती है, वो हमदर्द रहती है, हम मतलब, तो वो चीज़ हम चाहते नहीं कि बेटी को ये इतना भारण दे, क्योंकि वो अपनी फैमिली में इतना प्रॉब्लम है, फिर हम अपना दें, तो नहीं होता। बेटी के लिए तो हम यही है कि भाई हमारा जो अच्छा-अच्छा है वो बेटी के लिए है, लेकिन जो हमारी मुश्किल है वो हम बेटे के साथ में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम साथ में रहते हैं, तो भरोसा यानी वो चीज़ कर सकते हैं जिसको आप फ़ोर्सफुली भी कह सकते हो। हाँ। वो अपनी वो अपने पास है। सफदर भाई, आज के टाइम में सोसाइटी बहुत फास्ट चेंज हो रही है, तो समाज के बारे में आपका क्या विचार है? आपके हिसाब से समाज क्या है? समाज एक व्यवस्था है जो लोगों ने मिलकर बनाई है। तो हम समाज को अच्छा देंगे, हम लोग मिलके समाज को अच्छा देंगे, तो समाज अच्छा बनेगा। और अदर एंड अपन देखें, तो जो समाज में जो भी सिस्टम है, जो भी वहीवट करते हैं, जो भी अथॉरिटीज है, उनको भी अपने हिसाब से ये है कि भाई मेरी लायबिलिटी, यानी वो आप सोचो कि उनका जो ट्रस्ट है पब्लिक का, यानी जो वो वहीवट करते हैं, जो भी वो समाज के लिए काम करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट हो, रिस्पॉन्सिबल हो,
और ट्रस्टफुल ट्रूथफुल हो, विश्वास कर सके, ये सब विश्वसनीय हो। तो वो चीज़ अगर है तो समाज में बहुत ज़्यादा समाज आगे बढ़ रहा है, क्योंकि समाज ऐसी चीज़ है जो लोग और देश के बीच का ब्रिज है। यस। हर समाज देश को दिशा देता है, और लोग समाज को बनाते हैं और समाज देश को बनाता है। तो वो चीज़ का कॉम्बिनेशन जो है, यहाँ से शुरू होता है, अपने से शुरू होता है। हम अपने समाज को अच्छा देंगे तो समाज देश को अच्छा देगा। वेल सेड। समाज का जो भी अथॉरिटी है उनको ये देखना चाहिए कि अपने ऊपर, समाज की सिस्टम के ऊपर लोगों का विश्वास कम होना नहीं चाहिए, या ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि जिससे समाज के लोगों में समाज के प्रति नेगेटिव आता है। तो समाज को भी चाहिए, और दोनों के बीच में जो गैप है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर होनी चाहिए। समाज हर एक से बनता है, किसी एक से नहीं बनता। तो समाज जहाँ आता है वहाँ सबकी बात सुनी जानी चाहिए। सबका साथ। एनफोर्समेंट नहीं होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। सफदर भाई, आज इतनी अचीवमेंट्स के बाद लाइफ से आप क्या चाहते हो? लाइफ से मैं क्या चाहता हूँ, उससे अच्छा है कि मैंने जो लाइफ में जो भी सीखा है, जो भी लिया है, तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई अल्लाह ने मुझे ये ज़िंदगी क्यों दी है, मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है, मेरे को अल्लाह ने यहाँ क्यों भेजा है। मेरी लाइफ से ये सवाल होना चाहिए। तो लाइफ मेरे से क्या चाहती है, सवाल ये होना चाहिए कि लाइफ हमसे क्या चाहती है। हमने तो जो हमारी जरूरियात थी हमने सब लिया लाइफ में, लेकिन मेरे को कुछ दुनिया में हम आए तो कुछ दे के जाना है। हम लेने नहीं आए दुनिया में, हम देने आए। तो ये हमको ये सोचना है कि मैं मेरी लाइफ से क्या ऐसा करके जाऊं जो दुनिया में वो रह जाए, मेरे बाद भी उसको याद करें। तो हम सभी को ये सोचना चाहिए कि भाई मेरी लाइफ का मतलब क्या है, व्हाट इज एम ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज एम ऑफ योर। तो वो चीज अगर आपके अंदर है कि भाई आपको अपनी लाइफ का मकसद ढूंढना है, अगर आप उसमें कामयाब हो गए, आपको अल्लाह ने कुछ करने के लिए भेजा है, ऐसे ही नहीं बोला है। उसकी इबादत के बाद आपको दुनिया में भी कुछ करना है। तो लाइफ को ये ढूंढना चाहिए कि भाई मेरे को करना क्या है और वो ही करना है। मैं मेरी लाइफ से सोचता हूँ कि भाई आज मैं क्या करूँगा, आज मैं कौन सा अच्छा काम करूँगा, या आज क्या मैं करूँगा जिससे अच्छा दिन निकले और लोगों की भलाई हो। और साथ में ये है कि भाई आप अपना अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिक दूसरे का भला सोचो हो ही आएगा। आप ये कभी भी आपकी लाइफ के अंदर जो भी सोच आए, आपको जो भी काम करना है, जो भी आप कर रहे हो, पहले आप सराउंडिंग को अच्छा सोचो, फिर आपका अच्छा सोचो। तो अल्लाह चाहेगा तो पहले आपका अच्छा होगा, बाद में लोग। तो वो चीज को आपको बदलना है। मैं यहाँ कुछ देने के लिए आया हूँ, लेने नहीं यस। आया हूँ। यस, आप कैसे अपने आप को ऐसा करें कि आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो ना? यानी वही है आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आप जो काम कर रहे हो वो ही सब सोसाइटी के लिए इंस्पायरेशन है। आप अच्छा करोगे तो लोग आपको बोलेंगे कि भाई ये अच्छा कर रहा है, आप गलत करोगे तो लोग ये बोलेंगे भाई ये गलत कर रहा है। तो हर चीज आपके ऊपर है, आप अपने आप को कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो। जैसे मेरा एक स्वभाव है कि मैं बहुत स्ट्रेट हूँ, सीधी बात बोलता हूँ, जो रियलिटी है वो मैं बोलता हूँ। तो कहीं किसी को अच्छी नहीं लगती, कहीं किसी को बहुत अच्छी लगती है, तो वो उनका अपना अपना लुक है। लेकिन हमको ये है कि भाई मेरे जो है, मैं जो समझता हूँ कि ये सही है, यही सी चीज होनी चाहिए, वो मैं कहता हूँ। फिर आप किसी को इंस्पायर करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप अपने आप को अच्छा करने के लिए पैदा हुए। आपसे सीखे वो अलग बात है। तो आपको अपने लिए अच्छा करना है, उससे लोगों का जो फायदा होगा वो होगा। जैसे भी बाय डिफॉल्ट जो लाभ होने हैं दुनिया को वो हो गए, क्योंकि पेड़ तो अपना काम कर रहा है, वो अपनी जड़ें उखड़ रहा है, वो अपना फूल दे रहा है, उससे लोगों को खुशबू मिल रही है, लोगों को अच्छा मिल रहा है। तो वो लोगों का हिसाब है, पेड़ का नहीं है। पेड़ अपना काम कर रहा है। सफदर भाई, इतने बिजी शेड्यूल में आप अपना फैमिली लाइफ कैसे मैनेज करते हो, पर्सनल लाइफ? देखो, आपको आपके जितना टाइम है आपके पास, हर एक के पास एक ही टाइम है, उसमें आपको अपने प्रायोरिटी के हिसाब से अपने टाइम शेड्यूल को सेट करना है। प्रायोरिटी कहाँ है, आज मेरी फैमिली की प्रायोरिटी है तो मैं बिजनेस का साइड पर रख दूंगा। बिजनेस की प्रायोरिटी है तो मैं फैमिली को बाद में लूंगा। तो वो हर चीज अपने प्रायोरिटी के हिसाब से।
आपको जो चीज इम्पोर्टेंट लगती है वो पहले करो। तो उसको आपको अपने हिसाब से शेड्यूल करना है। सफदर भाई, आपके जो लाइफ के कोर वैल्यूज हैं वो क्या है? कोर वैल्यू यही है कि मैं अपने लिए जो करूँ वो बेस्ट करूँ, जो मैं दूँ वो बेस्ट दूँ दुनिया को। मेरे से जो अच्छा हो सकता है मैं वो करूँ। दुनिया में एक ही चीज है, मैं अपने आदर्शों पे रहूं, मैं अपने प्रिंसिपल पे रहूं, एथिक्स। मैं अपने एथिक्स पे रहूं। बस वही चीज आप, और हर चीज में ये है कि आप अपने लिए सही होंगे तो दुनिया के लिए सही है। सफदर भाई, स्ट्रेस या टफ सिचुएशंस में आप क्या करते हो? आपको स्ट्रेस कब आती है? आप कुछ गलत करते हो तो? नहीं, मतलब मैंने सुना हुआ है कि जैसा कि आपका जो प्रोफेशन है, जैसे बिल्डर, मेरा एक कजिन है, उसके यूँ समझ लो कि 30s में ही उसके बाल सफ़ेद हो गए स्ट्रेस ले लेके। मतलब बहुत वो जो आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत मतलब। प्रोफेशन कोई भी इजी नहीं रहता, आप समझे, कोई भी प्रोफेशन इजी नहीं है। हर एक में मेहनत है, परिश्रम है, हर एक में आपको एफर्ट करनी है, जो करना है वो करना है, वो बेसिक है। लेकिन स्ट्रेस कहाँ आता है? स्ट्रेस कहाँ आता है? आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, आपने कोई गलत काम कर दिया, आप कोई गलत डायरेक्शन में घुस गए, आप लालच में आ गए, लोभ में आ गए, ऐसी चीज बनती है तो स्ट्रेस आता है। आपको अगर कहीं पे भी आपके आपके हिस्से का, आपके आपका लेना है, उसमें स्ट्रेस नहीं है। आपको जहाँ कहीं से भी दूसरे का लेना जाना हो तो प्रॉब्लम है। तो पहले तो अपनी मर्यादा रखिए, आप अपने लिमिटेशन में रहिए। कहीं पे भी अपने अपना जो राइट है उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो, तो स्ट्रेस नहीं आएगी। और सर, जहाँ आपका है नहीं उसको आप छोड़ दो, छोड़। तो रिलैक्स रहोगे। सर, मेरा ऐसा मानना है एज एन एंटरप्रेन्योर कि स्ट्रेस कब आता है जब आपको पता है कि आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन आप उसे अवॉइड कर रहे हो या नहीं करते हो। मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रेस तब आता है। देखो, प्रॉब्लम तो आएगी आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ में, वो तो डेफिनेट है। लेकिन अल्लाह ने एक प्रॉमिस की है कि जितनी प्रॉब्लम है उसकी मैं तेरे को कैपेसिटी दूंगा वो सॉल्व करने की। अपने पास कैपेसिटी है सॉल्व करने की। कहीं अपने एफर्ट कम होते हैं या कहीं अपना प्रयास कम हो जाता है तो होता है, लेकिन अपने में वो कैपेसिटी है हाँ, वो लाइफ सॉल्व करने की। लाइफ इज अ रोलर हाँ, कोस्टर, वो हाँ, हमेशा अच्छी नहीं हाँ, रहती हाँ, वो। वो होता है अप एंड लाइफ डाउन। में, कॉम्प्लिकेशन आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, वो रोज होता है। आप सुबह से उठोगे रोज कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो आपको उसको हंस के लेना है कि वो चलो आज नया काम आया मेरे लिए, हाँ। उस हिसाब से लेना है आपको। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्योंकि आपके पास वो कैपेसिटी है। आपके पास वही काम आएंगे जो आपकी कैपेसिटी के अंदर है, उसके बियॉन्ड आपको कभी काम नहीं आएंगे। क्योंकि अल्लाह ने ये मेजर रखे हैं अपने लोगों को कि भाई इसको इतना ही देना है इतना, स्ट्रेस हाँ, कि इतना ही जितना ये प्रॉब्लम झेल टॉलरेट कर सके। सके। यस, यस, यस। सफदर भाई, आपकी लाइफ में आपका रोल मॉडल कौन है, आइडियल कौन है, आप किससे इंस्पायर्ड हो? आपकी लाइफ में आप शुरुआत किससे करते हो, कहाँ से शुरुआत करते हो, आप किसकी उंगली पकड़ कर चलते हो? आपकी उंगली पकड़, आप अपने फादर की उंगली पकड़ कर चलते हो, और फादर का हर मुंह देखते हो, आप फादर कैसे क्या कर रहे हैं दुनिया में, वही चीज अपन कर रहे हैं। तो आपका डेफिनेटली रोल मॉडल आपके फादर है। मेरे फादर मेरा रोल मॉडल है, क्योंकि उन्होंने जो लाइफ में किया है वो मैं उनको देखते आया हूँ, उनको मैंने नजदीक से देखा है, समझा है। तो उन्होंने जो किया है वो मेरे में है। तो हमारे लिए तो रोल मॉडल हमारे फादर से अलावा कोई नहीं हो सकता। बाकी दुनिया में बहुत सारी शख्सियत है जो अपने फील्ड में अपने हिसाब से है, लेकिन हमारी जो जो ये बोले इनबिल्ट जो हमारी कैपेसिटी, जो हमने सीखा है, जो भी हमारा घड़तर है, वो हमारे फैमिली से, हमारे फादर से है। सफदर भाई, दाहोद के यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, सक्सेस के पीछे मत भागो, आप जो काम करो उससे मजे लो, आपकी हॉबी बनाओ, आप हॉबी बनाओ और आपकी कैपेसिटी में करो, और थोड़ा टाइम दो, समझो और आगे बढ़ो। हर चीज प्रोसेस है, सक्सेस कहीं नहीं है, सक्सेस तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। कहीं भी आदमी कोई भी पिक पे पहुंच ही नहीं सकता, हाँ। उसको हर दिन ये लगता कि आज मेरे को ये चाहिए, हर
तो सक्सेस के पीछे मत भागो। जो भी काम करो आप अपने मन से करो, अपने मन को प्रफुल्लित करने के लिए करो, खुश होने के लिए काम करो, तो वो सक्सेस है, सक्सेस से ज्यादा है। आप खुश है कोई काम से तो सक्सेस से ज्यादा है। आप संतुष्ट है अपने काम से तो इससे बेटर कुछ नहीं है। सर जैसे आपने सक्सेस की बात करी, तो आज का जो यूथ है आजकल का, उन्हें बहुत जल्दी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो क्या वो सही है? सबको सबको ओवरनाइट मिलियनर बनना है? देखो हम क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब चीजें यूज करते हैं। उसमें जो भी एप्लीकेशन अपन रखते हैं तो आपको ये चाहते हैं कि सब इंस्टेंट हो जाए, यानी अपना ये स्वभाव हो गया है। तो कंप्यूटर तो प्रोसेस करता है, उसके पास तो सब सिस्टम लगा हुआ है। अपने पास वो सब अंदर जो सिस्टम लगा है अपने में नहीं लगा है। आपको तो बिल्ड करना है, क्योंकि तो कंप्यूटर और मोबाइल हमने बनाया है, लोगों ने हाँ। बनाया है, यस। बराबर। तो उसमें सालों लगे, वो रिसर्च को सालों लगे। तो दुनिया में भी सक्सेस के लिए सालों लगते हैं, पर ओवरनाइट कुछ नहीं होता। पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है, कमिटमेंट, फिर तुम्हारा एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई मेरे को क्या काम करना है, मैं कौन सा काम कर सकता हूँ। आपका काम का सिलेक्शन भी बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि अब मैं जो काम जानता नहीं हूँ मैं क्यों करूँ, उससे मेरे को कौन सक्सेस देगा। यस। तो मैं जो कर सकता हूँ वो काम करूँ, मैं किसी के कहने पे ना करूँ या किसी को देख के ना करूँ। तो वो चीज को बाइफरकेट करना है कि आपको कौन सा काम करना, आपको डिसाइड करना आप क्या बेस्ट कर सकते हो। सफदर भाई, रियल एस्टेट में आना हो तो एक बिगिनर कहाँ से स्टार्ट करें? रियल इस्टेट में आना हो तो बिगनर को तो पहले ग्राउंड से स्टार्ट करना पड़ता है, पहले फाउंडेशन करना है। यूँ मान लो कि अभी मुझे स्टार्ट करना है, लेकिन मेरे पास कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, तो मैं उस चीज़ में कैसे एंटर हूँ? आपके पास अगर समझो कुछ नहीं है तो आप क्यों एंटर होना चाहते हो। आपके पास अगर कुछ है ही नहीं तो आप क्यों एंटर होना चाहते हो। आपके पास जो है उसमें एंटर हो ना। या तो आपको एंटर होना है तो आपको पहले अपने आप को कुछ बनाना पड़ेगा, आपको छोटा मोटा काम करके अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो भाई मैंने कोई साइट सुपरविजन किया, मैंने अच्छा। पहले काम को समझा, मैंने काम का तरीकों को सीखा, तो मैं कुछ तो सीखूंगा ना। मैं फ्रेश आके कैसे बैठ जाऊंगा। कहीं पे भी कुछ भी चीज मेरे को अगर लिखना आता है तो मैं लिख सकूंगा, हाँ। अगर मेरे को कुछ आता ही नहीं है तो कैसे लिखूंगा। तो हर चीज को आपको आपको करना है तो आपको सीखना है। सीखना पड़ेगा पहले। वैसे नहीं होगा कि चलो मैं आके कुर्सी पे बैठ गया तो वो काम नहीं होगा। सफदर भाई, अगर आपकी लाइफ पे मूवी बने तो उसका टाइटल क्या होगा? मेरी लाइफ में अगर जो मूवी बनानी है तो एक ही है, यस यू आर विद सफदर, यू आर सेफ एंड सिक्योर। तो यस मेरा पिक्चर का टाइटल होगा यस। और एक मूवी थी त्रिशूल करके, जिससे मैं बहुत इम्प्रेस था। वो मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव था, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के भी था पिक्चर, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। उसमें जो अमिताभ बच्चन ने रोल किया वो यस आज यस। मैं अपने आप को देख रहा हूँ रोल में, क्योंकि मैंने भी वैसे ही स्टार्ट किया था काम के, जैसे चैलेंजेस वाली, या जिसके पास चैलेंज हो, जमीन के प्रॉब्लम है वैसी जमीनें मैंने स्टार्ट की थी लेना। चलिए सफदर भाई, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड? फेवरेट सिटी है लंदन, आप समझ लीजिए, क्योंकि मेरा पुराने दिन मोला को लंदन बहुत पसंद था। बिजनेस या पॉलिटिक्स, टफर क्या है? पॉलिटिक्स। एक हैबिट जो आपको सक्सेसफुल बनाई? कमिटमेंट। एक मैसेज दाहोद के लोगों के लिए? दाहोद के लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि सरकार ने जो स्मार्ट सिटी बनाया है तो हम भी स्मार्ट बने, दाहोद को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाएं। हम अपना सहयोग दें और गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है उनको सहयोग करें, और एक अच्छा शहर जो बनाया है गवर्नमेंट ने उसको मेंटेन रखें। सफदर भाई, आज आपने बहुत सारी वैल्यूएबल स्टोरीज और आपका जो जर्नी था इंस्पायरिंग, वो आपने शेयर किया यहाँ ताज स्टोरीज पे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जोजेफा, आपने हमें बुलाया और हमको इतना सम्मान दिया, हमारी लाइफ के लिए पूछा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। और आई विश कि आपका जो जो भी अभियान है, आप जो भी जिस चीज़ के भी लिए आप एंटरप्रेन्योरशिप जो भी चीज़ के लिए कर रहे हो, लोगों को प्रमोट करने के लिए, अपनी अच्छी अच्छी बातें लोगों को तक पहुंचाने के लिए, उसमें आप कामयाब हो, सक्सेस हो और आगे बढ़ो, ऐसी हमारी शुभकामना। सफदर भाई,
थैंक यू यहाँ पे आने के लिए, और आपने जो बातें की, जो वैल्यूएबल इंसाइट्स शेयर किए आपकी लाइफ के बारे में और आपकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में, उसके लिए ताज स्टोरीज पे आप आके आपने जो शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जोजेफा। आपने ये इनिशिएटिव लिया जो हमारे विचार है लोगों तक पहुंचाने के लिए। कहीं ऐसे कहीं कोई थोड़ा एक भी विचार हमारा अगर लोगों के काम आ गया तो हमारे ये जो आपने जितनी मेहनत की वो सक्सेस है। आप भविष्य में भी अच्छा करते रहो। हमारे हमसे भी ज़्यादा कोई अच्छे लोग हो उनको बुला के आप इनका जो भी आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो उसमें आप सफल हो, सक्सेस हो। आपको हमारी तरफ से शुभ शुभकामनाएं। थैंक यू। खूब खूब अभिनंदन और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइट मी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा वजफा, आपने ऐसा मेरे में क्या देखा जो आपने मुझे बुलाया? सर, हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो भी अपने फील्ड में ऐसा कह सकते हैं बिग प्लेयर्स या हाईली प्रोफेशनल लोग हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उनको बुलाते हैं जो मुझे नहीं आता ये क्या है, रियल एस्टेट बिजनेस क्या है, मुझे नहीं पता है, मगर मुझे लोगों तक वैल्यू शेयर करना है, तो वो मैं कैसे करता हूँ, आपके जैसे पर्सनैलिटी को यहाँ पे बुलाता हूँ और ऐसे क्वेश्चन करता हूँ वैल्यूएबल, जिससे जो आप आंसर्स देते हो उससे लोग सीख सकते हैं। और मैं भी चाहता हूँ कहीं ना कहीं पे कि आपका पॉडकास्ट देख के कम से कम एक तो ऐसा हो दाहोद में जो बोले कि नहीं यार मुझे भी ये बिल्डर बनना है, ये चीज़ करना है। तो आपने मेरा इवोल्यूशन कैसे किया? सर बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं, जैसे अभी स्पोर्ट्स फील्ड में देखें तो बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं, डॉक्टर्स में बहुत सारे क्राइटेरिया रहता है। मैं अभी क्या है कि रियल एस्टेट दाहोद में भी थोड़ा बूम हो रहा है, बहुत अच्छा है यहाँ का मार्केट वगैरह दाहोद का, तो उसके हिसाब से हमने सोचा कि किसी बिल्डर या ऐसे पर्सनैलिटी को बुलाते हैं। तो मेरा ध्यान में आपका नाम पहले आया कि बहुत आपका जो एक्सपीरियंस है 35 साल का, बहुत कम लोगों का होता है इतना सारा एक्सपीरियंस, और आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपका फादर का जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, उसके हिसाब से हमने हमारी टीम ने आपको चूज़ किया कि भैया इनको बुलाते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे लिए जो भी सोचा, जो भी आपने मेरे लिए समझा उसके लिए आपको धन्यवाद। और इंशाल्लाह अल्लाह करे जो आपका ब्रॉडकास्टिंग है वो सक्सेस हो और आपका जो मिशन है वो उसमें आप कामयाब हो, ऐसी हमारी शुभकामना। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच।